हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और गाइस, मैं पढ़ा रही हूँ आपको विराम चिन्ह। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये पुलिस की भर्ती में ही आएगा। ये जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी एग्ज़ामों में ये आते ही आते हैं। तो ये जितने भी आप लोग फॉर्म भरते हैं सभी में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं करा रही हूँ आपको विराम चिन्ह। और मैंने विराम चिन्ह के बारे में कुछ चिन्हों के बारे में बता दिया है। 7 विराम चिन्ह आपके कंप्लीट हो गए। आज मैं कराने जा रही हूँ 8वां विराम चिन्ह, तो आप इसे अच्छे से देखिए। जो 8वां हमारा चिन्ह है विराम चिन्ह वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक का मतलब होता है मिलाने वाला। योजक का मतलब क्या होता है? मिलाने वाला। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जो ये हमारा योजक चिन्ह है इसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो जो ये मिलाने वाला योजक चिन्ह है इस चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं हम? कई परिस्थितियों में करते हैं। जैसे सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। पहला क्या है? सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जो सामासिक पद किसे बोलते हैं? सामासिक, ये याद रखना पड़ेगा। सामासिक पद, सामासिक पद किसे बोलते हैं? सामासिक का मतलब होता है योग या मेल। योग या मेल, ठीक है। योग या, इसका मतलब क्या होता है? सामासिक का योग या मेल से बना, ठीक है। योग या मेल से। पदों या पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब क्या हो रहा है? पुनरुक्त मतलब दोबारा कही हुई बात, ठीक है। पुनरुक्त का मतलब होता है दोबारा कही हुई बात। दोबारा कही हुई बात। अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। अभी आपको शब्दों का अर्थ समझना है कि ये शब्द का अर्थ होता क्या है। सामासिक मतलब योग या मेल। पुनरुक्त मतलब दोबारा कही हुई बात। जैसे हम कभी बोलते हैं 2 2, 3 3, अभी अभी। तो ये क्या है? दोबारा अभी बोला, उसके तुरंत बाद अभी अभी अभी, यानी पुनरुक्त क्या हो रहा है? दोबारा कही हुई बात रिपीट हो रही है, ठीक है। और युग्म शब्दों के मध्य, युग्म किसको बोलते हैं? युग्म, युग्म बोलते हैं जोड़े को। युग्म बोलते हैं किसको? जोड़े को। युग्म किसको बोलते हैं? जोड़े को। सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। मध्य मतलब बीच में, ठीक है। सामासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, ठीक है। मैंने इसका आपको बता दिया कि सामासिक का अर्थ क्या होता है? योग या मेल। पुनरुक्त मतलब दोबारा कही हुई बात। मध्य मतलब बीच में। इस चिन्ह का प्रयोग अब इनके बीच में होगा। अब कैसे होगा? जैसे ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इनका अर्थ। अब मैं जैसे बताऊंगी। जैसे इनके जो मैंने अर्थ बताए हैं अभी आपको, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे जय, पराजय लिखते हैं हम। जय पराजय, इसके बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह। क्या लग गया? योजक चिन्ह। जय पराजय, ये क्या है? विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द है। जय का उल्टा क्या होता है? पराजय। जय यानी कि जीत, पराजय यानी कि हार। इसी तरीके से 2 2, 2 2 क्या हो रहा है? शब्द रिपीट हो रहा, 2 2। तो इनके मध्य में क्या लग गया हमारा? योजक चिन्ह लग गया है। इनके मध्य में क्या लग गया हमारा? योजक चिन्ह लग गया है, ठीक है। 2 2 ऐसे लिखना। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र
भक्ति, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, राष्ट्र भक्ति। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा। तो मैंने आपको बताया कि सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, जय, पराजय, दो दो, राष्ट्र भक्ति, इनके बीच में क्या लगाया है, योजक चिन्ह लगाया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने यह बताया निम्नलिखित परिस्थितियों में। तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया कि ये कहाँ पे होगा, सामासिक पद, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, जहाँ पे जोड़े की बात कही जा रही होगी, ठीक है। जैसे माता पिता है ना, आगे लिख सकते हैं आप इसी के, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, यानी युग्म शब्द है ये, है ना, जोड़े के शब्द है। तो इनमें भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये तो हमारा पहला था। दूसरी जो परिस्थिति है वो है तुलनावाचक। तुलनावाचक का मतलब यहाँ पे किसी की तुलना किसी से की जाएगी। तुलना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तुलना किसी से की जाएगी। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो सा, ये शा, सी, से के पहले, सा, सी, से, आपको ये शब्द याद रखने, शा, सी, से के पहले, क्योंकि ये आपका अलंकार में भी आगे आएगा। जब आपको आगे अलंकार पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, जब आपका अलंकार आएगा वहाँ पे उपमा अलंकार वगैरह। तो शब्द याद रखना है, तुलना, क्योंकि यहाँ पे तुलना की बात हो रही। तो सा, सी, से के पहले, ठीक है। जैसे, जैसे जैसे चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि सा, सी, से के पहले, देखो यहाँ पे आ गया ना शा, बताया था कि सा, सी, से के पहले इस चिन्ह का प्रयोग हुआ। देखो चांद, फिर हमारा योजक चिन्ह आ गया, सा चेहरा, सा से पहले हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, चांद सा चेहरा। यानी यहाँ पे ये किसकी तुलना किससे कर रहा है, चेहरे की तुलना किससे कर रहा है, चांद से कर रहा है। यानी जो हमारा चेहरा है वो किसकी तरह है, चांद की तरह। तो यहाँ पे चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि तुलनावाचक यहाँ पे तुलना की जाएगी। इसी तरीके से दूसरा है फूल सी मुस्कान, दूसरा है फूल सी मुस्कान, फूल सी मुस्कान। यहाँ पे मुस्कान की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई। एक फूल से क्या है, यहाँ पे मुस्कान की तुलना की गई है। तो आपको तुलनावाचक भी समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने तुलनावाचक भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि सा, सी के पहले, जैसे बता दिया चांद सा चेहरा, चेहरे की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, चांद से की गई है, ठीक है। चेहरे की तुलना चांद से की गई है, और मुस्कान की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। और ये विशेषकर आपको शब्द भी याद रखना है, सा, सी, से, ये आपके आगे अलंकार में भी काम आएगा। तीसरा हमारा है एक अर्थ वाले शब्दों के बीच, एक अर्थ वाले। मैंने आपको एकार्थी अनेकार्थी शब्द मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको ये अच्छे से जल्दी भी समझ में आ जाएगा कि एक अर्थ देने, यानी कि जिन शब्दों का क्या हो, एक ही अर्थ होता, चाहे हम उसको अलग अलग लिखें, है ना, लिखे हम उसको अलग अलग, लेकिन अर्थ उनका क्या होगा, एक ही होगा। अब वो कैसे होगा, देखो मैं बताती हूँ। जैसे 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 हम बोलते हैं कपड़ा, कपड़ा। अब कपड़ा को हम और क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसका, लत्ता बोलते हैं ना, लत्ता। ये यहाँ पे आदत है, ठीक है, लत्ता, कपड़ा, लत्ता। क्या है, कपड़ा भी और लत्ता शब्द
क्या है, अलग अलग लिखे हुए लेकिन अर्थ इनका एक ही है, ठीक है। लत्ता बोलो या कपड़ा बोलो, अर्थ उनका एक ही है, कपड़ा। इसी तरीके से दूसरा है धन दौलत, धन दौलत। अब धन तो धन ही है, धन को आप धन बोलो या दौलत बोलो, अर्थ उसका क्या है, धन ही से है, ठीक है। धन बोलो या दौलत बोलो, बात एक ही, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। कहने की बात, तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि एक अर्थ वाले शब्दों के बीच भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिनका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। चाहे उसे आप लिखो अलग अलग तरीके से, लेकिन अर्थ उनका क्या होगा, एक ही निकलेगा। इसी तरीके से रुपया पैसा, और क्या बोलते हैं, रुपया, रुपया पैसा, है ना, रुपया पैसा, मान मर्यादा, मान बोलो या मर्यादा बोलो, अर्थ इसका एक ही है, मान या मर्यादा, कुछ भी बोलो, मर्यादा बोलो मान, अर्थ इसका क्या है, एक ही है, मर्यादा मान। इसी तरीके से रुपया पैसा, अर्थ इनका एक ही है, रुपया। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तुलनावाचक में भी होता है, एक अर्थ वाले में। अब जो हमारा अगला बचा है वो है सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच। मैंने आपको पहली जब क्लास पढ़ाई थी तो एक आरती वाले शब्द भी पढ़ाए थे जिनका एक ही अर्थ होता है, आप उसके अलग अलग शब्द लिखो, अर्थ उनका एक ही होगा। इसी तरीके से मैंने सार्थक और निरर्थक भी आपको अच्छे से पढ़ाया है कि सार्थक शब्द बोलते किसे हैं और निरर्थक शब्द किसे बोलते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सार्थक का अर्थ क्या बताया था और निरर्थक का अर्थ क्या बताया था। सार्थक मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिनका कोई अपना अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और उसी का उल्टा निरर्थक शब्द, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। सार्थक का जिसका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसमें जैसे खाना, खाना क्या है, खाना शब्द का अर्थ क्या है कि खाना, खाना जो हम खाते हैं, खाना। अब इसी के आगे लिख देंगे हम वाना। अब बताओ, खाने का तो अर्थ निकल रहा है कि खाने की बात हो रही है ना, कोई भी कुछ भी चीज़ है, खाना भोजन है, फल है, कुछ भी है, खाने की बात हो रही। अब इसी के आगे वाना लिख दे, इसका कोई अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है हमारा निरर्थक। ये तो हमारा सार्थक शब्द है, ये क्या है हमारा सार्थक शब्द है, ठीक है, क्योंकि खाने की बात हो रही है। और वाना क्या हो, इसका कोई अर्थ नहीं, तो इससे क्या बोल देते हैं, निरर्थक कहते हैं, निरर्थक। तो यानी कि जिसका कोई ऐसे अर्थ होता है, खाना वाना, चाय वाय। अब चाय का तो अर्थ और चाय की बात हो रही जो हम आजकल बहुत ज़्यादा पी रहे, इसी तरीके से आगे लिख दिया वाय, इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सार्थक निरर्थक एक अर्थ वाले मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया तुलनावाचक, ये आपका आगे भी काम आएगा। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी की तुलना किसी से की जा रही है। तो यहाँ से आपको देखो, योजक चिन्ह मिलाने वाला, इसका अर्थ मैंने बताया था मिलाने वाला, है ना। ये जब हम योजक चिन्ह यूज कर दे तो क्या है, मिला रहा है ना, दोनों शब्दों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। अब देखो, निम्नलिखित परिस्थितियां लिखी थी, ये आपको याद रखने में शब्द सामासिक पद पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सामासिक पद पुनरुक्त और युग्म मध्य शब्दों के बीच। इसी तरीके से दूसरा है आपका तुलनावाचक में, जहाँ पे किसी की तुलना किसी से की जा रही हो। तीसरा बताया एक अर्थ वाले शब्दों के बीच, चाहे आप उसे लिखो अलग अलग, अर्थ उनका एक ही निकलेगा, उनके बीच भी हमारा क्या लगेगा,
योजक चिन्ह। चौथा क्या है, सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको योजक चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसे नोट डाउन करना है। अब मैं बताती पेपरों में ये किस तरीके से पूछा जाएगा। वहाँ पे सबसे सिंपल जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मैं योजक चिन्ह बनाना भूल गई थी, सॉरी। ये है हमारा योजक चिन्ह का जो हमारा वो है चिन्ह है योजक चिन्ह, ये ऐसा होता है, ठीक है। एक छोटा बोलते हैं हाइफन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, ठीक है। ये है इसका एक छोटा सा इस तरीके से जो मैंने यहाँ लगाया, मैं यहाँ लिखना इसे भूल गई थी, तो अब मैंने इसको आगे कर दिया है। तो कभी कभी पढ़ाते समय गलती हो जाती है, तो आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिए। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, मुझे अभी ध्यान है कि मैंने यहाँ पे लिखना इसको भूल गई थी। तो ये होता है, आपको पेपरों में पूछा जाएगा इस तरीके से, आपका पेपरों में आएगा, बताइए इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है। वो यहाँ पे ऐसे दे देगा, इस तरीके से दे देगा योजक चिन्ह। तो मैंने बताया योजक चिन्ह एक छोटा सा, जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, ऐसा। तो आपको बताने हैं कि इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये दोनों मैंने अभी कराए नहीं हैं, ये आपको अभी करा दिया। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है ये हमारा ये है, इस तरीके से पेपर में आएगा। क्योंकि अभी ये दो चिन्ह आपके बचे हैं, उसे मैं करा रही हूँ, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं इन दो के बारे में जब पढ़ाऊँगी तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो चिन्ह ये सबसे छोटा है, फिर इससे थोड़ा बड़ा ये है, और ये सबसे बड़ा है। इन दोनों में से ये सबसे बड़ा है, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसे बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। तो आपको समझ में। और पेपरों में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो चिन्ह ही पूछ लेता है। पहले तो आपको सबसे पहले चिन्ह या अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि चिन्ह से वो कम से कम 2-3 प्रश्न पूछ ही लेता है कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है। चिन्हों के नाम दे देगा, जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। इसको आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और समझना भी है। समझ के पढ़ोगे तो आपके लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको आसानी होगी। अब अगला जो चिन्ह आता है वो आता है आपका निर्देशक। योजक चिन्ह के बाद निर्देशक। इसका साइन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी मैंने आपको योजक चिन्ह पढ़ाया, तो अब निर्देशक चिन्ह की बात आती है। योजक चिन्ह के जो बाद है वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक का मतलब होता है निर्देशक, निर्देश देना, ठीक है। बड़ा कोई अधिकारी हो तो हमें निर्देश देता है, जो भी उसकी बात सही बात करता है, जो भी वो बात कहता है उसे हम क्या करते हैं, मानते हैं। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। मैंने बताया था निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह का मैंने बताया था छोटा सा ऐसे, ये छोटा है, और उससे थोड़ा बड़ा क्या है हमारा निर्देशक चिन्ह है। तो निर्देशक जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, और इसका प्रयोग भी कई स्थितियों में किया जाता है। जैसे संवाद क्या होती है, चर्चा। संवाद का अर्थ क्या होता है, चर्चा। किसी बात पे चर्चा हो रही है, चर्चा मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी बारे में चर्चा हो रही है, कोई विशेष बात हो रही है, चर्चा। समाचार बोल सकते हैं आप, समाचार, है ना। जैसे कभी कोई बड़ा सदस्य वो बाहर गया है, वहाँ के वो समाचार बताता है। तो संवाद यानी कि चर्चा जब होती है तो कैसे, जैसे संवादों को लिखने के लिए कैसे,
रमेश, रमेश तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? रमेश, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। रमेश तुम कहाँ रहते हो? रमेश तुम कहाँ रहते हो? मोहन, मैं नेहरू रमेश तुम कहाँ रहते हो? रमेश तुम कहाँ रहते हो? मोहन, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। यहाँ पे चर्चा हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा हो रही कि कौन कहाँ रहता है। मोहन रमेश से पूछ रहा हो कि तुम कहाँ रहते हो। फिर रमेश कहता मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। तो संवादों को लिखने के लिए जहाँ पे कोई चर्चा चल रही होगी, किसी का कोई परिचय पूछ रहा है, वहाँ पे भी क्या होगा? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा है कहना, लिखना, बोलना, बताना। शब्दों के बाद कहना, लिखना, बोलना, बताना। इन शब्दों के मध्य में भी क्या होता है? इन शब्दों के मध्य में भी क्या होता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कहा, गांधी जी ने कहा। इसको हम कह भी रहे, लिख रहे, बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसे बताना है। गांधी जी ने कहा, क्या कहा गांधी जी ने? हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। मैंने बताया कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद क्या होता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें कहना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, बताना भी है। इन शब्दों के बाद क्या होगा? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे गांधी जी ने कहा, निर्देशक चिन्ह आ गया। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। तो ये था हमारा निर्देशक चिन्ह, और ये आपको विशेष याद रखना है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते जब पेपरों में ये चिन्ह आपको दिए जाएंगे। जो अगला चिन्ह है वो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। वो पेपरों में आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकता है कि वो बताइए वो कौन सा विराम चिन्ह है जो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, या वो कौन सा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको ऑप्शन में इन चिन्हों को दे देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं इन तीनों चिन्हों को आपको एक साथ करा रही हूँ। पहले मैंने योजक चिन्ह कराया जो सबसे छोटा था, उसके बाद निर्देशक चिन्ह जो उससे थोड़ा सा बड़ा था, अब तीसरा आता है इन दोनों से भी बड़ा। कितने घंटे मिनट? वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों या पदों को रेखांकित कर दिया जाता है। ये है हमारा रेखांकन चिन्ह। और वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों, जहाँ पे वाक्य में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण शब्द होते हैं या पद होते हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है? रेखांकित कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? शब्द विशेष शब्द होते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। गोदान, गोदान क्या है? उपन्यास है जो की लिखी है प्रेमचंद जी द्वारा।
तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्द क्या है, गोदान। ठीक है, गोदान जो लिखी है प्रेमचंद जी ने लिखी है, ये हमारा ये क्या है, उपन्यास है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो आपको रेखांकन चिन्ह भी पता चल गया है कि रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे एक पुस्तक भी आपको याद हो गई, यानी पूछ सकता है गोदान किसके द्वारा लिखी गई कृति है, गोदान किसके द्वारा लिखित कृति है। तो आपको पता है कि जो गोदान है वो लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। ये मैं यहाँ पे इसको इसलिए कर रही हूँ बताने के लिए, यहाँ पे जो मैंने वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग गोदान के लिए होगा। गोदान, गोदान यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि पेपरों में आपका ये भी पूछ सकता है कि जो गोदान उपन्यास है वो किस कवि ने लिखी है, तो किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने। दूसरा यहाँ पे दो तो आपके यहाँ से ये प्रश्न बन गए, एक तो विराम चिन्ह से बन गया, दूसरा आपका कवि से बन गया, तीसरा क्या बनेगा, अब वो ये ना पूछ के ये भी पूछ रहा है कि बताइए कौन सा उपन्यास है, कौन सा नाटक है, क्योंकि प्रेमचंद जी के कई नाटक है, उपन्यास है। तो अब वो ये ना पूछ के, गोदान ना पूछ के पूछेगा कि ये इनके 4 नाम दे देगा, प्रेमचंद जी द्वारा लिखे हुए 4 लिख देगा, उसमें से वो 3 दे देगा उनके नाटक और एक इसमें लिख देगा गोदान। तो पूछेगा बताइए इनमें से प्रेमचंद जी द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो वहाँ पे लिखा होगा गोदान। तो गोदान इनका क्या है, उपन्यास है। ये आपको याद रखना है, पेपर में अब इसी तरीके से पूछ रहा है कि इसका उपन्यास कौन सा है, नाटक कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसी वाक्य से आपके यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकते हैं। आपको सारे याद रखने हैं, आपको एक ही चीज़ यहाँ पे नहीं समझनी है, आपको इतना अच्छे से करना है कि यहाँ पे आपको सारे समझ में आ जाए। अब बात हो गई महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द हमारा था गोदान। अब जो मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है वो कर रहा है पदों को। ठीक है, पद क्या होता है, एक पूरा लिखा हुआ जो यहाँ पे हमारा वाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। यहाँ पे पद की बात हो रही, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि रेखांकन कौन सा होगा। यहाँ पे सिर्फ शब्द नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक पूरा पद है। तो यहाँ पे हमारा जो रेखांकन होगा वो क्या होगा, ये जो हुसैन का बनाया हुआ है, जो हुसैन का बनाया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, उस चित्र को उठाओ, ये अधूरा रह जाएगा जब तक यहाँ पे ये पूरा पद नहीं होगा। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि रेखांकन चिन्ह कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों या पदों को रेखांकित कर दिया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा रेखांकन चिन्ह कौन सा होता है। अब आपको ये तीनों अच्छे से याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में क्या था, एक छोटा सा ऐसे योजक। दूसरा बताया था निर्देशक चिन्ह। निर्देशक, जो निर्देशक चिन्ह है हमारा वो योजक चिन्ह से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा है रेखांकन। रेखांकन ये चिन्ह क्या है, इन दोनों से बड़ा है। अब पेपर में पूछेगा ऐसे, बताइए इनमें से कौन सा निर्देशक चिन्ह है। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऐसे चिन्ह भी ऐसे बनाने, पहले छोटा फिर बड़ा फिर थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने यहाँ पे पूछा है कि इनमें से बताओ कि इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा होगा। निर्देशक चिन्ह की बात हो रही है। तो अब मैंने आपको ये तीनों चिन्ह अच्छे से पढ़ा दिए कि कौन सा चिन्ह छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे और बड़ा। तो आपको जब अच्छे से ये समझ में आ गया तो आप बता दोगे कि ये सबसे छोटा है, तो ये हमारा कौन सा है, योजक चिन्ह है।
ये सबसे बड़ा है तो ये रेखांकन है, और ये क्या है, इससे थोड़ा बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना पूछेगा।